Oh no. एक भूख है जो इन्हें विवश बनाती है, तभी ये लाचार, बेबस और कमजोर लोगों को अपना निवाला बनाते हैं और मैन ईटर कहलाते हैं। कटते जंगल और बढ़ते संकट की वजह से आज इनका जीवन संकट में है। सोचिए, यदि हम किसी का घर नष्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, भोजन कहाँ से लाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। ऐसे हालात में वो गुस्सा नहीं करेगा, आक्रोश नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा तो और क्या करेगा। भूख, डर, आक्रोश ही इसे मैन ईटर बनाते हैं। इन्हीं नरभक्षियों से रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुनकर शूटर्स लाती है, जिन्हें हम मैन ईटर हंटर्स कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी संख्या तकरीबन 18 या 19 ही होगी। इनका निशाना अचूक होता है, नजर पैनी और साहस होता है। ऐसे ही एक शख्स है जिनका निशाना आज तक खाली नहीं गया, वो है राजीव सोलोमन। नमस्ते सुमन जी, मेरा नाम राजीव सोलोमन, मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ और ऑल ओवर इंडिया हम लोग करीब उत्तराखंड के पैनल से 18 शूटर्स हैं, मैन ईटर हंटर्स हम कहलाते हैं। ऑफिशियली हंटर होते हैं हम लोग मैन ईटर। तो जैसे किसी जगह पे कोई मैन ईटर लगता से मेरा मतलब कहीं एक्टिव होता है, जैसे किसी उसने बच्चे को मारा हो या लेडी को या आदमी को, जैसे जैसे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे मैन ईटर डिक्लेयर करता है। तब उसको ट्रैंकुलाइज, केज या फिर ज्यादा ही डेंजरस हो जाता है तो फिर उसे उसको एलिमिनेट करने के ऑर्डर्स इश्यू करते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो सेम वही है जैसे कि कोई बहुत हार्डकोर क्रिमिनल, जैसे फिर उनके इनकाउंटर होते हैं। सेम विद दिस बिग कैट्स, अगर कुछ इस तरीके से कहीं पे कोई घटनाएं होती हैं और बराबर घटनाओं पर घटनाएं करता चला जाता है तो डिपार्टमेंट उसे फिर एलिमिनेट करवाता है। उसके लिए हम लोग प्रोफेशनली ट्रेन्ड हंटर्स हैं। हमारा 18 जनों का पैनल है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड पैनल होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें एक मैं भी हूँ। उसमें ये है कि जैसे कहीं कोई मैन ईटर एक्टिव हुआ तो 1 महीने का परमिट उसमें इश्यू करा जाता है और उस 1 महीने के टाइम में हम लोग वहीं पे रहते हैं और फिर हमें उसको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है ये। इसके लिए कठोर तप, अभ्यास और साहस की जरूरत होती है। लेकिन यदि कोई पशु नरभक्षी बन जाए तो किया भी क्या जाए। ऐसे में एक इंसान की रक्षा के लिए एक इंसान को लाया जाए, शूटर, जिन्हें हम कहते हैं। आज राजीव सोलोमन बताएंगे कि इन्होंने अपना पहला मैन ईटर कब शूट किया। पहला मेरा मैन ईटर कब था? पहला मैन ईटर 2006 में था। एक्चुअली पहले क्या था कि एक एक्सपीरियंस के आधार पे जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड हंटर्स होते हैं उनको कॉल करा जाता था, पर अब थोड़ा सा एक इश्यू ये हो गया है कि पिछले 2-3 साल से जो पैनल में है सिर्फ उनको बुलाया जाता है और वही लोग उस ऑपरेशन में शामिल होते हैं। 2006 में तो पैनल की इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। 2006 में हमारा पहला एक्सपीरियंस था पौड़ी गढ़वाल, एक गांव था तल्ला करके, वहां पे हम गए थे। तो
तो वहां पे हमने लेपर्ड को एलिमिनेट करा था 5-6 जने और भी के साथ। इट वाज अ जॉइंट वेंचर कैसे। तो अभी उसके बीच में मेरे 4 और रहे हैं और एक टाइगर था 2016 में रामनगर में हुआ था एक्टिव, उसका परमिट इश्यू हुआ था, तो उसमें हम लोग 5 हंटर्स थे, उसमें मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का। हम सब जानते हैं कि परजीवी की रक्षा करना हमारा धर्म और हम सब अपना धर्म निभा भी रहे हैं, पर हालात ही ऐसे हो जाए कि हमारी जान पर बनाए, तब क्या किया जाए। ऐसे में ये शूटर्स मैन ईटर्स को मारकर तमाम लोगों की जान बचा रहे हैं। शायद परमात्मा ने उन्हें इसी कार्य के लिए चुना है। ऑलमाइटी ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने सबको अलग अलग तरह से नवाजा है हर चीजों से, कि किसी पे जैसे बहुत पैसा होता है तो वो चैरिटी करता है, या अलग अलग तरीके हैं सबके पब्लिक के काम आने के, लोगों के काम आने के, किस तरह से लोगों के काम आया जाए। तो शायद हमें इसीलिए चुना गया था कि हम इस तरह से लोगों के काम आए कि अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोग लोगों की जान बचाएं। तो ये बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन होता है, मैं आपको बताऊं, ये कोई हंसी खेल नहीं है। और उस 1 महीने में हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि हम लोग घर पे लौट के आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ दिल की बात, क्योंकि ये सेम ऐसा है जैसे कि कोई फौजी, कोई वॉरियर किसी वॉर के लिए जा रहा है, किसी जंग पे जा रहा है, तो वो भी दुश्मन को गोली मार सकता है और दुश्मन की गोली भी कुछ लग सकती है ना। जो मैन ईटर है वो ऑलरेडी केसेस करे हुआ होता है, कोई मतलब औरतें, बच्चे, आदमी, बूढ़े, हर तरीके के लोग उसने मारे हुए होते हैं। अब हम लोगों का वहां पे कोई रूटीन नहीं होता, कोई रूटीन नहीं है। रात रात भर हम लोगों को ठंड में, जाड़ा पड़ रहा है, ओस पड़ रही है, हम लोग पेड़ पे मचान बना के बैठ के वेट कर रहे हैं और अंधेरे जंगलों में चल रहे हैं पैदल। झाड़ियां होती हैं, बुशेस होती हैं, और इसमें क्या है कि ज्यादातर जो ये बरसात का सीजन होता है उसमें ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो अंडर ग्रोथ हो जाती है बहुत, घरों के पास झाड़ झंकाड़ बहुत आ जाते हैं, तो उसे छुपने का मौका मिल जाता है, तो बहुत छुपते छुपते वो घरों के बहुत नजदीक तक आ जाता है। तो इस वजह से बरसातों में ज्यादा केस होते हैं। तो हमारी जान भी बहुत रिस्क पे रहती है इसमें, पर कोई बात नहीं, अगर हम अपनी जान पे खेल के किसी एक गांव की हम लोग पूरे लोगों की जान बचाते हैं, वहां के लोगों की, तो हमें लगता है कि हमने बहुत, दिल को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। उस चीज में हम लोगों को बहुत से ऑपोजिशंस का भी सामना करना पड़ता है, अलग अलग एनजीओ हैं, कभी कोई कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहते हैं। हंटिंग इलीगल है, हम सब जानते हैं। इसे लीगल ऑपरेशन बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीड़ा उठाता है हम मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने के लिए, और ये जिम्मेदारी दी जाती है हंटर्स को, ताकि निकट भविष्य में कोई दुखद अप्रिय घटना ना हो। जो ग्राउंड रियलिटी है वो सिर्फ 3 लोग जानते हैं, 3 वो जिसके घर में घटना हुई भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हम लोग जो हंटर्स जाते हैं वहां पे और जो राहत दिलवाते हैं वहां पे। सिर्फ हम 3 को ग्राउंड रियलिटी पता होती है कि उस घर का, उस गांव का क्या माहौल है, जहां इस घर के 2 बच्चे मर गए या लेडी मर गई या कोई किसी तरीके से भी कोई ट्रेजेडी हुई होती है। तो बहुत ज्यादा एक ये सीरियस और सेंसिटिव ऑपरेशन होता है जिस दौरान हम लोग वहां रहते हैं। सबसे बड़ी बात हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई इनोसेंट किलिंग ना हो जाए, उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो मैनीटर होता है उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, थोड़ी नहीं काफी, बल्कि वो ये जैसे एक नॉर्मल आदमी में, क्रिमिनल आदमी में फर्क होता है ना। पुलिस उसे अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करती है कि ये क्रिमिनल है और ये शरीफ इंसान है। तो वो भी एक चैलेंज होता है हमारे लिए बहुत। ये नहीं कि जो भी देखा हमने उसको एलिमिनेट करने की सोची। एक रात में 3-3, 4-4 भी दिखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे मैनीटर हैं, और जो मैनीटर है उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल अलग होती हैं, वो उसकी हरकतें बिल्कुल अलग होती हैं, बहुत शार्प और बहुत चालाक। जैसे कि उसने कोई एक घटना करी, किसी एक आदमी को उसने मारा,
तो आप ये समझ लीजिए कि उस पर डिग्रीज आती चली जाती हैं। एक आदमी को मारा, उसने हाई स्कूल पास करा, दूसरी कोई उसने घटना करी तो 12th कर लिया, तीसरी कोई ग्रेजुएट, चौथी पोस्ट ग्रेजुएट, पांचवी तो मतलब ये समझ लीजिए कि उसने पीएचडी और एमफिल कर लिया। तो इस तरीके से वो चालाक हो जाता है। अगर हम 10 सोच रहे हैं तो वो 15 सोच रहा है, हम 15 सोच रहे हैं तो 20 सोच रहा है। तो हमें उसकी सोच से आगे की सोचने पड़ता है कि इसको हम लोग कैसे ट्रैप करें, कैसे उसको हम लोग घिराव करें उसका, ताकि वो हमारे कब्जे में आए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ होता है, सारे अधिकारी लोग हमारे साथ होते हैं। बात 2016 की है, जब रामनगर में एक गुलदार मैन ईटर बन गया था। तब एक शिकारी ने अपनी टीम के साथ इस घटना को अंजाम दिया था, मारा था। उस दौरान उन्होंने क्या क्या सहा था, कैसे इस घटना को अंजाम दिया था, रोंगटे खड़े कर देने वाला है ये दृश्य। सुनिएगा। रामनगर में जो टाइगर का एक ऑपरेशन चला था वो करीब 52 दिन चला था। जैसे मैंने बताया 30 डेज का परमिट होता है। अगर उस बीच नहीं रिजल्ट आता है, नहीं मिल रहा है, वो छिप गया, सप्रेस हो गया, तो टाइम लगता है उसे दोबारा से। तो 52 डेज में वो ऑपरेशन खत्म हुआ था। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी हम लोगों को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो 2-4 बार का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि टाइगर के केज में बैठ के मैंने पूरी रात बिताई है। मतलब टाइगर के केज में अपने को बंद करा और सामने बेड बांधा गया, और कैसे कैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि नीचे नाला था, एक पहाड़ी में जो नाले होते हैं, तो वहां क्या होती है कि जब पानी बढ़ता है तो एकदम से नालों में पानी बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें, पूरी रात हम भीगते रहे, नीचे से पूरे गीले हो गए थे, सब कपड़े वपड़े सब। अक्टूबर का महीना था, जो हिल्स होते हैं वहां थोड़ी सी ठंड जल्दी आ जाती है। तो इस तरीके से हम टाइगर के पिंजड़े में बैठे हैं पूरी रात। तो बड़ी बड़ी अजीब हैरत अंगेज जो चीजें होती हैं उस बीच हमें फेस करनी पड़ती है। ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना कि रेस्ट का टाइम। सपोज हम पूरी रात मचान पे बैठ के आ रहे हैं, सुबह 5 बजे तक, रात में शाम को 6-7 बजे चढ़ गए मचान पे पूरी रात, और ना खांस सकते, ना छींक सकते। जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में बैठे रहना है, क्योंकि हम बैठे हैं ऊपर पे, अब ये हमें कहीं नीचे से देख रहा है किसी भी जगह से। तो ये तो बहुत शार्प होते हैं, और नाइट रात में इनका विजन और स्ट्रांग हो जाता है, तो उन्हें बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो बिल्कुल हमें ऐसा जैसे कि स्टैच्यू, इस तरीके से सोचिए। सारी चीजें बोलने में बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है। अब हम लोग जैसे 5 बजे उतर के आए, सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लें सुबह, तो एकदम से कॉल आ गई कि अरे सर वो ऐसी ऐसी जगह पे दिखाई दे रहा है। फिर उठ के भागे। तो वो जो 1 महीना होता है वो इतना टफ और इतना टायरिंग, जो उसकी थकान होती है हमें लौट के कई दिन के बाद उतरती है, क्योंकि पूरा रूटीन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी वेट भी 7-8 किलो कम हो जाता है, ना कोई खाने का रूटीन, ना रेस्ट का रूटीन। अपनी जान पर खेलकर तमाम लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं ये मैन ईटर हंटर। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन्हें कोई मदद मिलती है? बहुत से लोगों को एक ये भी गलत फहमी होती है कि पता नहीं डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसे मरवाने के लिए हंटर्स को कितने पैसे दे रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारा एक्सपेंस हमारा होता है, आना जाना। बस ये है कि जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे ये घटनाएं हुई होती हैं, जहाँ एक्टिव होता है, वहां डिपार्टमेंट रुकने का अरेंजमेंट कराता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटे छोटे जैसे गांव होते हैं, बड़े रिमोट एरियाज में ये केस होते हैं, किसी दुकान में सो गए या ऐसी, बस मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद पर जब रिजल्ट आता है और वहां के लोगों को सुकून मिलता है, तो वो बड़ा अंदर से एक हमें खुशी होती है कि हम अपनी जान जोखिम में डाल के उस गांव की हम लोग रखवाली करके आए हैं आगे तक के लिए, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना। किसी का बच्चा जाता है, किसी की औरत, किसी का आदमी या बुजुर्ग, जैसे भी है, जिस तरीके से भाई जानवर के लिए तो वो एक तरह की एक डाइट है या बाइट है, जो भी आप समझ सकते हैं। उसे क्या पता कि कौन किसे मार रहा है, वो क्या है। बल्कि मैं आपको ये एक्सपीरियंस बताऊं कि एक बार हम लोग एक जगह पे गए थे, गढ़वाल की घटना है। कई दिन हो गए थे, हम लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, रुपए पैसे सब खत्म होने लगे थे हम लोगों के पास। तो फिर हम लोगों ने फैसला करा भाई चलो अब कितने दिन रहा जाए। वो बिल्कुल उसका कोई
लोकेशन नहीं मिल रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो रिमोट और रूरल एरिया, ऐसा नहीं है कि जैसे नैनीताल, शिमला, कुल्लू मनाली शहरों के बीच में, बिल्कुल खड्ड में जो गांव दिखाई दे रहे हैं, 1-2 गांव या बिल्कुल टॉप में, उस तरीके से ये उन जगहों पे एक्टिव होते हैं। तो वहां की अप्रोच भी बहुत डिफिकल्ट होती है, आना जाना, पैदल बहुत चलना होता है। हम लोग शहरों के रहने वाले, हम लोग पहाड़ों के इतने यूज टू नहीं होते हैं चलने के। पता लगा 2-2, 3-3 किलोमीटर रोड से नीचे उतरना है, फिर ऊपर भी चढ़ के आना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जो कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट उस टाइम पे जहां हम होते हैं कि उन चीजों को हम लोग फेस करते हैं। उस गांव से हम लोग लौट रहे थे, हमने सोचा कि भाई आखिर कब तक, अब घर में भी जाना है, काम काज भी है। तो जब हम लौट के आने लगे, गांव वालों को पता लग गया ये लोग लौट रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जब ये ऑपरेशन चल रहा होता है, तो आप बिल्कुल बिलीव करना सुमन जी, ऐसा लगता है कि जैसे गांव वालों के लिए हम लोग एज ए एंजल आ गए, कि अब ये फरिश्ते आ गए हैं कि अब हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और आगे इस तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। तो उस गांव के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब इकट्ठे होके बैठ गए। जब हम नारी जा गाड़ियां खड़ी हुई थी, हम लोग सामान लोड कर रहे थे अपना, तो वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगे सब कि अरे सर, आप लोग जा रहे हैं, अब फिर कोई वो बाघ घटना करेगा। और ये वो लोग बाघ बोलते हैं एक्चुअली पहाड़ पे, जबकि बाघ होता नहीं, इसे लेपर्ड बोलते हैं। बाघ जो एक्चुअल है वो टाइगर को हिंदी में बोलते हैं, और वो लोग बाघ ही बोलते हैं पहाड़ के लोग, कि अब चले जाएंगे तो बाघ फिर कोई घटना करेगा, कैसे होगा ये और वो। तो हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि भाई अब क्या करें। इनके रोने, अपनी प्रॉब्लम्स, और एक जो प्रॉब्लम चली रही है, जो उसकी हरकतें हो ही रही थी। फिर हम लोगों ने फैसला लिया कि नहीं भाई अब चलो रुकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं पिछले 14-15 साल का एक्सपीरियंस कोई 10 मिनट में शेयर नहीं कर सकता हूँ। अभी हाल ही की एक घटना है 2021 मार्च की, पिथौरागढ़, जहां राजीव सोलोमन ने एक खूंखार तेंदुए को, गुलदार को मौत के घाट उतार दिया था। अभी लास्ट मैंने मार्च में पिथौरागढ़ में 2021 में करा है। पिथौरागढ़ में कराल चीना जगह थी वहां पे। तो वो इतना डेंजरस लेपर्ड था कि मेरी लाइफ में, और भी जो हमारे हंटर्स हैं उनकी भी लाइफ में ऐसा कोई लेपर्ड आया ही नहीं। जिस तरीके से उसकी किलिंग थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ब्रुटैलिटी से वो मारता था, वो बहुत ही ब्रुटैलिटी से, और पूरा सर अलग कर दिया करता था, जबकि ऐसा करता नहीं है। पूरी स्किन मुंह की रिमूव कर दिया करता था वो, और उसने कई केस करे थे, और मेल था वो बहुत बड़ा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। जिन गाँव में हम जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की क्या फीलिंग्स होती होंगी हमारे लिए, कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें ये छुटकारा देने आए हैं। तो बहुत हमें सपोर्ट मिलता है उन गाँव से, उन जगहों से। कभी कभी ऑपोजिशन भी मिलता है झेलने को, थोड़ी सी बदतमीजियां फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है भैया, कि आप हमें बताओ, हम कर देंगे, और ये और वो पीने के बाद जो सारी चीजें होती हैं, कई जगहों पर उन बदतमीजियों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं फेस करने की, और बहुत सारे लोग फिर ये सोचते हैं कि उसके बाद हमें रुपए पैसा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ अपने एक्सपेंस होता है। तो बस एक वो जो सेटिस्फेक्शन है कि अपनी जान जोखिम में डाल के, और लोगों के हम लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं, कैसे उनके काम आ रहे हैं, कैसे उनकी जानें बचाई जा रही हैं, तो बस एक यही वजह है। नरभक्षी होना इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही ये असामान्य व्यवहार करते हैं। मानव भक्षण करना इनका स्वभाव नहीं है, लेकिन आम तौर पर ये देखा जाता है कि किन्हीं हालातों में या तो बाघ या तेंदुआ बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने में असमर्थ होता है, और मानव रूपी शिकार इसे सुविधा से मिल जाता है। ऐसे हालात में ये अटैक करते हैं। बहुत सुंदर जानवर है ये, और जब एक जानवर कम होता है तो बुरा भी लगता है। जो इल्लीगल पोचिंग्स होती हैं, जैसे चाइना में बहुत ज्यादा इसका व्यापार है, आप अक्सर टीवी पे देखते रहते होंगे, स्किन, बोन्स, ये वो सारी चीजें इसकी। तो चाइना की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड जो बिग कैट्स हैं वो बहुत बड़े खतरे में हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि WWF इस चीज में बहुत सीरियस हो। जो पोचर्स हैं, इलीगल हंटिंग जो करते हैं, उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।
और कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पर जो ये मैन ईटर्स हैं उनके लिए तो फिर क्या करा जाए, इंसान से बड़ी कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है, इंसान मेन है। उसमें भी हम लोगों की पहली कोशिश यही रहती है कि इसमें केज में आए और या फिर इसे ट्रैंकुलाइज करा जाए। मगर मैंने जैसे बताया शुरू में आपको कि ये इतना चालाक होता चला जाता है कि ये ना केज में आता है ना ट्रैंकुलाइज करने का मौका देता है। जैसे जैसे ये केसेस करता है ये बहुत इंटेलिजेंट होता चला जाता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। तो यही सारी वजहें हैं। बाकी और इसके मैन ईटर होने की भी अलग अलग वजहें होती हैं। या तो जब इसकी एज बहुत हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, अप्रोच इतनी नहीं रहती इसकी भागने दौड़ने की, और नाखून जो इसके होते हैं वो घिस जाते हैं, कैनाइन्स घिस जाते हैं। तो ये 2-3 मेन वजहें होती हैं। क्योंकि इंसान एक बहुत इजी टारगेट है, बहुत इजी अप्रोच है, 2 कदम भागा पकड़ लिया। अब जानवर में पहाड़ों में जैसे गुहेड़ है या जंगली सुअर हैं या काकड़ हैं, वो तो खैर बहुत भागना दौड़ना उनका होता है, तो वो लाचार हो जाता है इस केस में। या फिर कोई जब फीमेल बच्चों के साथ होती है तो बहुत एग्रेसिव होती है। कोई आसपास से कोई निकल गया तो उसे लगता है कि मेरे बच्चों के ऊपर, तो वो झपट लेती है, अटैक कर देती है। तो बड़ी अलग अलग वजहें हैं मैन ईटर बनने की। तो एक कोई स्पेसिफिक एक वजह नहीं है कि इसी वजह से मैन ईटर बनता है ये बिग कैट। तो बस यही है कि हम लोगों को जिस काम के लिए ईश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने, ऑलमाइटी ने, गॉड ने, तो शायद इसीलिए चुना है कि हम अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों के काम आ सके किसी तरीके से। और जब तक सिलसिला चलता रहेगा, जब तक डिपार्टमेंट हमें याद करता रहेगा, हम बिल्कुल जाते रहेंगे हमेशा और लोगों के काम आते रहेंगे। यही मैं आपसे बल्कि बोलूंगा। और जो भी व्यूअर्स देखेंगे कि जो इस काम में लगे हुए हैं, मेरे अलावा मेरे और साथी, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा काम है। इसमें हमारी जान को भी जाने का खतरा होता है। और कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बीमा हो रहा है इसमें, या कोई इंश्योरेंस है, या कोई अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो घर वालों को कुछ इसका मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी अभी एक केस हुआ था कि हमारे 2 साथियों पे इंजर्ड हो गया था वो लेपर्ड, उसने बहुत बुरा अटैक करा था। बस वो बच ही गए किसी तरीके से, वरना पता लगा केस कुछ और ही हो जाता है ना। शिकार खुद ही यहाँ शिकार हो गया, वो वाला हिसाब हो जाता कि शिकार ही शिकार हो गया। दोनों पे उसने घटना अटैक करा था बहुत ज्यादा, तो बच गए इस तरीके से। तो हमारी आपसे यही अपील है कि आप लोग भी हमारे लिए एक प्रेयर करा करिए, दुआ करा करिए कि जब हम इस ऑपरेशन में जाते हैं तो कामयाब होकर लौटे, अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचा रहे हैं। और इसके लिए हमें बस दुआओं की जरूरत है। किसी एक की जान किसी दूसरे की जिंदगी है, ये कथन बिल्कुल खरा उतरता है मैन ईटर हंटर्स पर, जो तमाम मुसीबतों का सामना करके हजारों की दुआओं में शामिल होते हैं। कोना मन का उनके जज्बे को सलाम करता है। ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली कड़ी की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।